हेलो गैस, वेलकम टू अनएडिटेड सेशन ऑफ जीएस ब्लॉग। सो हम लोग इसमें जो अभी माउंटेन रीजन के अंदर बहुत सारे लैंडस्लाइड की जो अकरेंस हुआ है उसी के बारे में देखेंगे। मेनली उसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है बहुत सारे लैंडस्लाइड की ये घटना हुई है। तो हम इसके सारे प्रोसेस को देखेंगे। प्रोसेस इन द सेंस ऑफ कि लैंडस्लाइड के पीछे का क्या रीजन है, वहाँ की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है। क्योंकि माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है, वो जो है अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है, तो उसका क्या रोल होता है वो देखेंगे। उसके पीछे का जो मेन फैक्टर है, जैसे कि मानसून। जब बारिश का सीजन आता है तो लैंडस्लाइड की घटना बढ़ जाती है। ठीक है, तो मानसून मानसून के बारे में देखेंगे कि जब भाई मानसूनल ट्रफ जब ये माउंटेन रीजन की तरफ मूव करता है, माउंटेन रीजन में जाके शिफ्ट हो जाता है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्लाउड बस्ट क्या होता है। क्लाउड बस्ट के थ्रू जो फ्लैश फ्लड का घटनाएं होती है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। फिर हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे किसी भी माउंटेन रीजन के लिए, इवन आप देख लो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या इधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले आओ या जम्मू एंड कश्मीर आ जाओ, तो इस सब रीजन के लिए जो वहाँ की इकोनॉमी है उसको भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत रोल होता है। तो क्या हम टूरिज्म में सस्टेनेबिलिटी को हम ऑप्ट करते हैं क्या? यदि हम सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाते हैं तो क्या इस तरह के डिजास्टर को हम मतलब डिजास्टर से रिलीफ पा सकते हैं? तो इस पॉइंट को देखेंगे। फिर सेकंड हम आते हैं तो यू यू एज ए ऑफिसर, मतलब डिजास्टर में कोई भी इस तरह का सिचुएशंस क्रिएट होता है, तो आप डिजास्टर को किस तरह से मैनेज करेंगे। आपका जो इमीडिएट एक्शन होगा वो किस तरह का होगा, लॉन्ग टर्म में आप किस तरह करेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, मिड टर्म में क्या होगा, आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो इसको भी देखेंगे। तो ऑल थिंग विच इज़ नॉट कवर इन सिंगल सेशन एंड सिंगल वीडियो, सो वी विल discuss the each and every topic separately. So I am discussing about now the topic is the cloud burst और मानसून के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो है आप इसमें देख रहे होंगे कि ये सब इमेज जितने भी हैं वो क्या दिखा रहा है। ये पूरे आपका लैंडस्लाइड का दिखा रहा है। लैंडस्लाइड के बारे में दिखा रही थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ द फ्लड, फ्लैश फ्लड। ये देखिए फ्लैश फ्लड, ये फ्लैश फ्लड होता है। ठीक, ये अनस्टेबल लैंड मास के बारे में दिखा रहा है, जो माउंटेन रीजन है। जैसे इंडिया के बारे में आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है ये पूरा माउंटेन रीजन हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये लैंडस्लाइड के बारे में दिखा रहा है। सो यहाँ पे हम पूरे मानसून प्रोसेस को नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ जो होते हैं वो डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत होता है। देखिए, जैसे पूरे एंटायर मानसून प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो उसमें तीन फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा अभी चर्चा बढ़ गया। ये एक फैक्टर होता है इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया। दूसरा होता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन एमजीओ हो गया। अ, दो फैक्टर आते हैं। तीसरा जो एक फैक्टर होता है जिसमें कि एल नीनो एंड ला नीना होता है। ठीक, ला नीना होता है। देखिए, जो इंडियन डायपोल है वो होता है पॉजिटिव भी होगा, न्यूट्रल भी होगा और नेगेटिव भी होता है। जब ये पॉजिटिव होगा तो क्या होता है, मानसून का इफेक्ट बढ़ जाता है। मानसून की जो इंटेंसिटी है, जो इसका इफेक्ट होना चाहिए, वो बढ़ जाता है, मतलब मानसून स्ट्रांग होता है। जब नेगेटिव होता है तो मानसून कमज़ोर होता है, वीक होता है। ठीक, जब न्यूट्रल होता है तो मानसून का मतलब एक जो पैटर्न होना चाहिए उसी पे स्टेबल रहता है। फिर आप जब मेडन जूलियन ऑसिलेशंस देखते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्लॉड। क्लॉड और क्लॉड मास का जो मूवमेंट होता है उसके बारे में ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन को डिस्कस किया है। अब देखिए, क्योंकि क्लॉड इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लॉड के अंदर ही आपका क्या होता है, मॉइस्चर होता है। जो फिर ये मॉइस्चर होता है, जब ये मॉइस्चर आता है, जब ये वेपोराइजेशन होने के बाद क्या होता है, मॉइस्चर बनता है, वाष्प बनता है। ठीक, उसी उस वाष्प को कौन, क्लाउड ही लेके जाता है। देखिए, जैसे इट इज़ अ वाटर मास, ये हो गया वाटर मास हो गया, इसका वेपराइजेशन हुआ, यहाँ से वेपर बना और यहाँ पे जो है ये आपका क्लाउड हो गया। यही क्लाउड में क्या होता है कि ये वेपर जाके इसमें समा जाता है। ठीक,
ये इसको मतलब सोख लेता है। फिर उसके बाद जो इस क्लाउड का जो मूवमेंट होगा, इसके मूवमेंट इसके डायरेक्शन से डिसाइड होता है, जो भाई किस जगह पे जाके रेनफॉल कितना ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कैसे कितना ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन फैक्टर्स है, ये क्लाउड का मूवमेंट और क्लाउड को कहाँ से कहाँ लेके जाता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। एक ये एल नीनो और ला नीना, ये तो हो गया आपका जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन होता है, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन होता है, उसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ईस्टर्न और सेंट्रल के बीच में, वेस्टर्न के बीच में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, देखिए ये होता है ना आपका, ये आपका ये हो गया आपका चिले हो गया, यहाँ ये पैसिफिक ओशियन, और ये इधर यहाँ पे जो टेम्परेचर हो गया, इधर का जो टेम्परेचर के वेरिएशन से, उससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ से वेपर बनने के बाद जो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, उसको ये डिसाइड करता है। सो आई एम नॉट हेयर डिस्कसिंग ऑल मैन्यूटली इन दिस टॉपिक एंड इन दिस एल नीनो एंड ला नीना। ये हम कभी सेपरेट डिस्कस करेंगे, जब कभी मानसून के बारे में पूरे डिस्कस करेंगे, तो उसमें पूरे मानसून को जो इवोल्यूशंस होता है या मानसून जो फॉर्म होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कि एल नीनो से लेके एल नीनो ला नीना हो गया, या फिर ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो गया, फिर जो आपका ये जो इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है वो जब शिफ्ट होता है तब, या फिर जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो जब हिमालयन को क्रॉस करता है उधर शिफ्ट होता है, फिर जो आपका इंडियन ओशियंस हो गया या पैसिफिक ओशियन है, उसमें किस तरह से टेम्परेचर्स में जब चेंजेज आते हैं तो किस तरह से फिर एल नीनो ला नीना इफेक्टेड होता है। तो आई एम जस्ट इसको हम कभी सेपरेट डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये अभी इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका रिलेशंस आ जाता है किससे, क्लाउड बस्ट से आता है। क्लाउड बस्ट का रिलेशन किससे है, फ्लैश फ्लड से है, और फ्लैश फ्लड का रिलेशन किससे है, लैंडस्लाइड से है रिलेशन, ठीक है। तो इसको देखने की इसीलिए भी जरूरत है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये मानसून के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक होता है मानसूनल ट्रफ, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये हो गया इंडिया, इंडिया का मैप हो गया, ठीक। अब देखिए एक मानसून का पैटर्न होता है, ठीक। एक मानसून का ये देखिए एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है, लेकिन अभी का जो मतलब मानसून के पैटर्न जो देखा जा रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि जो भाई इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारे पॉकेट ऑफ लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, जैसे कि एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। तो इस तरह का पॉकेट एक पूरी तरीके से जो जोन कहते हैं वो नहीं बन रहा है, एक पॉकेट की तरह ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, को पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एलपी हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो इसके चारों तरफ ये हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा, तो ये सब अट्रैक्ट होकर इधर की तरफ आएगा, ठीक। एक ग्रेविटी की तरह, एक मैग्नेट की तरह ये काम करेगा, ठीक। तो इंडिया में अभी इस तरह के पॉकेट बन रहे हैं लो प्रेशर बेल्ट के, ठीक। तो माउंटेन रीजन में मेन क्या होता है, जब ये जो एक नॉर्मल ये एक लो प्रेशर बेल्ट होता है, ये वाला, ये लैंड मास वाला लो प्रेशर बेल्ट, जब ये माउंटेनियन रीजन की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ये ठीक, ये माउंटेन रीजन में शिफ्ट कर जाता है, तो ये हो गया क्या, एक मानसून ट्रफ क्रिएट कर देता है। तब क्या होता है कि जो मॉइस्चर लेदेन, जिस क्लाउड में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, दिस इज अ क्लाउड, ये क्लाउड, अब इस क्लाउड के अंदर बहुत ज़्यादा जो यहाँ से वेपर बना है, वेपर बहुत ज़्यादा बना है, और इसमें बहुत ज़्यादा वेपर आ गया है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है, ठीक। तो इससे जो प्रेसिपिटेशंस होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होगी। जब ये इधर लो प्रेशर शिफ्ट कर गया इस रीजन के अंदर, तो ये इधर लो प्रेशर बन गया, और इधर से मानसूनल हवा आ रहा है, ठीक, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, रीच कर रहा है, लेकिन लो प्रेशर इधर आ रहा है, बन गया है, तो ये डायरेक्ट इस तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, यहाँ चला जाएगा, और इसमें मॉइस्चर की परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यहाँ लो प्रेशर आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम आपको केवल कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वेयर इज़ लो प्रेशर, वेयर इज़ हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। क्या मैडन जूनियर ऑसिलेशंस या ये पॉकेट की तरह पढ़ने लगा, इसके बारे में केवल कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, जब कंडेंसेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशंस होगा।
तो जो आपका क्लाउड बस्ट है, क्लाउड बस्ट का मतलब ये होता है, क्लाउड बस्ट का मतलब मीनिंग जब भी आप जनरल देखेंगे तो देखिए, ये जो आपका माउंटेन रीजन है, तो इसमें किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में इसके अंदर कभी जब बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा, हेवी रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल, रेनफॉल। अब हेवी रेनफॉल का डेफिनेशन किस सेंस में है, किस सेंस में से क्लाउड बस्ट बोला गया है। अब देखिए, जब ये मॉइस्चर लेते हैं जिसके अंदर, इस क्लाउड के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ठीक। अब यहाँ पे आके वो सब इकट्ठा हो गया एक ही जगह, और वो कंडेंस हो गया क्योंकि उसका सेचुरेशन पे आ गया, तो वो कंडेंसेशन यहाँ पे हो गया। कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे एक ही बार ये बारिश हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बहुत छोटा रीजन में, रीजन कितना हो गया, बहुत छोटा सा रीजन, मान लीजिए इस रीजन के अंदर जो बारिश यहाँ पे मान लीजिए एक ईयर में होना चाहिए, एक साल में होना चाहिए, या 6 मंथ में होना चाहिए, वो बारिश विद इन आवर, जब ये एक आवर के अंदर हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं क्लाउड बस्ट। अब देखिए, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। मान लीजिए ये रीजन है, इसमें यदि बारिश एक साल में, एक ये 1 ईयर में होती है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो जो बारिश का पानी होगा उसका निकासी जो यहाँ से निकलेगा, उसको अपना एक, अपने जो उसका स्मूथ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बारिश का पानी अपना रास्ता बना के निकलेगा, ठीक है। तो ये फ्लड का सिचुएशन, यहाँ पे फ्लड नहीं आ सकता है, समझ गए। लेकिन जो एक साल का बारिश है वो 1 घंटा में यदि आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसका जो बाहर पानी का आने का जो एक बना हुआ है सिस्टम, उसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा इसमें लोड बढ़ गया है। तो ये बारिश का पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, ये इकट्ठा होता जाएगा, ये तो ये पूरे रीजन के अंदर फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। तो इससे क्या होता है, फ्लैश फ्लड आते हैं, ठीक, फ्लैश फ्लड आते हैं। लेकिन यदि देखिए, यदि इसी सिस्टम को हम इसके तरह से प्लानिंग करें, यदि हम टाउन प्लानिंग में, हम इसको टाउन प्लानिंग से एडजस्ट देखेंगे, यदि टाउन प्लानिंग से हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यदि गवर्नमेंट ये देख रहा है जो भाई माउंटेन रीजन के अंदर ये फ्लैश फ्लड की घटना बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ मानसून के अंदर इरेक्टिक होने के, या मानसून का जो पैटर्न है उसको चेंज होने की वजह से, यदि गवर्नमेंट ये देख रही है जो भाई फ्लैश फ्लड का जो अकरेंस है वो फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर सकता है, उसको जो टाउन का प्लानिंग करेगा वो इस तरीके से कि भाई यदि एक साल का बारिश 1 घंटा में या 2 घंटा में हो रहा है, तो हम इस तरह से पानी जो यहाँ पे वाटर होगा, जो उसको ड्रेनेज सिस्टम को हम इस तरह से बनाएं, या जो शहर का जो प्लानिंग होगा वो इस तरह से होगा, जिसमें यदि पानी बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, प्लानिंग मतलब क्या हो गया भाई, रास्ता इस तरह से बनाओ, उसके साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से बनाओ, या मार्केट इस तरह से बनाओ, मार्केट कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे बारिश हो सकता है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, पूरा प्लानिंग करके, जिसमें कि यदि बारिश बहुत ज़्यादा हो भी, तो ये ड्रेनेज सिस्टम हमारा इस तरह का है कि वो उसको लेके बाहर निकल जाए। तो ये आ गया आपका टाउन प्लानिंग का, ठीक। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंटल विल एंड पॉलिसी मेकर विल, एंड सेकेंड थिंग द फंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट कितना फंडिंग है गवर्नमेंट के पास। सो दिस इज डिपेंड अपॉन ऑल दोज थिंग्स। सो अब हम सेकेंड चीज पे आते हैं। यहाँ पे आप जब देखे होंगे कि इसमें ये ये सारे जो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स है, ये सब क्या दिखा रहा है, लैंडस्लाइड दिखा रहा है, लैंडस्लाइड, समझ गए। ये लैंडस्लाइड का पिक्चर है, ठीक। ये देखिए, इट इज़ अ लैंडस्लाइड, इट इज़ अ लैंडस्लाइड, इट इज़ अ फ्लैश फ्लड, समझ गए, ये फ्लैश फ्लड देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये पुल हो गया, अब पुल में वाटर की कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक, कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पुल को तोड़ देगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और पुल को तोड़ दिया जाएगा, इस ब्रिज को तोड़ दिया जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, या पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर ये पानी इधर फैल जाएगा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये माउंटेन रीजन है। माउंटेन रीजन में क्या होता है, रिवर का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज जब क्या होता है, स्लोप, समझ गए, स्लोप की वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे जो डेवस्टेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, समझ गए। तो इसके पीछे का रीजन तो आप देख लिया, बिकॉज ऑफ क्लाउड बस्ट एंड फ्लैश फ्लड। आप देखिए क्लाउड बस्ट के पीछे का रीजन
क्या है, इंडियन ओशन डायपोल हो गया, मैडन जूलियन ऑसिलेशंस हो गया, और आप उसको जोड़ के देख सकते हैं एल नीनो ला नीना की वजह से। उसका यदि उसके और पीछे जाएंगे तो उसको हम किस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि जो आपका ओशन है उसकी जो टेम्परेचर में क्या एनोमली आ जाती है। जो टेम्परेचर उसका एक नॉर्मल होना चाहिए, जो एक नेचुरल टेम्परेचर होना चाहिए, वो उसको फॉलो नहीं करता है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, जो ओशन का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिससे ओशन में ही क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, वेपर बनते हैं, और उस वेपर को ही तो फिर क्लाउड लेके आता है, फिर उसी से तो बारिश होता है। तो लेकिन यदि हम ओशन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस जगह पे, कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, और जो इंडस्ट्री से जो वाटर निकलेगा, उस वाटर को विदाउट हम उसको ट्रीट किए हुए, मतलब उसको हम ट्रीट किए हुए उस वाटर को विदाउट हम उसको एक नॉर्मल वाटर बनाए हुए उसी टेम्परेचर पर यदि हम ओशन के अंदर फ्लो कर देते हैं, क्या होता है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर अदर सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि जितने भी रिवर है वो ओशन के अंदर जाता है, तो ओशन में क्यों टेम्परेचर बढ़ता है उसको हम और देखेंगे, ठीक। अब ये मान के चलो, फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो विंड पैटर्न बनता है, बदलता है, इस सब के बारे में। तो लेकिन हम आपको एक जनरल व्यू दे रहे हैं जो इसके पीछे का क्या क्या रीजन है, समझ गए। तो यहाँ से हम आप आगे निकलते हैं किसके ऊपर, लैंडस्लाइड के ऊपर आते हैं, ठीक। सो वी आर कमिंग टू द लैंडस्लाइड। अब देखिए लैंडस्लाइड क्या होता है। अब देखिए ये कोई माउंटेन रीजन है, लैंडस्लाइड में तो यही होता है ना, कि जो भाई यहाँ का जो लैंड है वो इस यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाए सडनली, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ स्टेबल, ये पहले क्या है, स्टेबल है। अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल, ठीक। अनस्टेबल हो गया, तो अनस्टेबल में मतलब ही तो होता है लैंडस्लाइड। अब देखिए लेकिन स्टेबल से अनस्टेबल बनाने के पीछे का रीजन क्या है, फैक्टर्स क्या है, हमें वो जानने की जरूरत है। अब देखिए इट इज़ अ लैंड मास हो गया, तो इसके पीछे के दो फैक्टर हम जनरली देख सकते हैं। कौन कौन फैक्टर हो गया, एक आपका नेचुरल फैक्टर में आप देखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, मैन मेड। हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये जेन्यून सी बात है कि भाई मैनेजमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के जो भी डिजास्टर आ रहे हैं अभी माउंटेन रीजन में। क्योंकि यदि आप माउंटेन रीजन में देखोगे तो जो डेवलपमेंट है, यदि हम उसको सस्टेनेबल की तरह नहीं करते हैं, यदि हम वहाँ की जो स्टेबिलिटी है, वहाँ का जो वल्नरेबिलिटी है, उसको यदि हम नहीं देख के करेंगे, तो ऑब्वियसली ये सारी घटना होते ही रहेगा। लेकिन यदि हम इसके फैक्टर्स के पीछे जाएंगे तो हमें नेचुरल फैक्टर्स भी देखने की जरूरत है, क्योंकि ये लैंड मास है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी आती है, तो इसमें भी तो ये फोर्स जनरेट करेगा, तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो नेचुरल फैक्टर्स में क्या होगा कि भाई मान ली अर्थ के इंटीरियर में कोई अनस्टेबिलिटी आएगा, तो उससे फोर्स क्रिएट होगा, तो ये अनस्टेबल होगा, ठीक। अब देखिए ये अनस्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हो गया, जिसमें कि हम जियोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक। सेकंड फैक्टर्स क्या होता है, आइसोस्टेसिव फैक्टर, ये दो फैक्टर्स मिलके ये अनस्टेबिलिटी को जनरेट कर सकता है, ठीक। अब आते हैं हम मैन मेड फैक्टर्स में। अब देखिए यदि मैन मेड फैक्टर्स को यदि हम देखेंगे, मैन मेड फैक्टर्स को देखेंगे, तो यहाँ पे जो मेन है, ये देखिए माउंटेन रीजन है, ये एक स्टेबल है, ये एक स्टेबल रीजन है। तो ये मैनमेड से क्या हो सकता है, ये स्टेबल है, तो एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे क्या है, जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। देखिए डिफॉरेस्टेशन किस वजह से हो रहा है, देखिए इसमें हमें बहुत देखना उस तरह से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यदि माउंटेन रीजन में भी देखेंगे तो बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक। रोड एंड इंफ्रा के लिए यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। यदि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर माउंटेन एग्रीकल्चर, ठीक, ठीक, समझ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ
वुड, वुड के लिए। तो हर एक रीजन में जो फैक्टर्स होते हैं, जो उसके पीछे का रीजन होता है, वो लोकली भी वेरी करता है। एक इन जनरल आप मान के चलते हैं डिफॉरेस्टेशन, लेकिन भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? यदि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस, कृषि कृषि में झूम झूम एग्रीकल्चर होता है, जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। यदि ये होगा तो ये डिफॉरेस्टेशन का रीजन होगा। तो हर एक रीजन का अपना अपना फैक्टर्स होता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल वजह होता है, ठीक। लेकिन इन जनरली मान के चला जाता है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का मतलब मीनिंग में क्या समझा जाता है कि जो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? रोड हो गया, रेल हो गया, पावर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ठीक, यही हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक, यही हो गया, इसको माना जाता है। तो माउंटेन रीजन में यदि आप इस तरह के डेवलपमेंट करते हैं और वहाँ की वल्नरेबिलिटी को आप ध्यान में रखकर नहीं की जाती है, तो क्या होता है, वहाँ पे लैंडस्लाइड की घटना होगी। अब इस रीजन में यदि हम यहाँ से हाईवे निकालें, अब हाईवे निकालने के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पे इस पहाड़ को काटा जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? बस्टिंग होगा यहाँ पे, बस्ट किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही इसको बस्ट करेंगे तो ये ऊपर का रीजन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होगा। और जब ये अनस्टेबल होगा तो थोड़ी सी भी बारिश आएगी, थोड़ी सी भी बारिश होगी तो इसमें एक, यहाँ से एक टुकड़ा नीचे गया तो ये पूरे नीचे आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया अनस्टेबल। तो इसके लिए हमें एक सस्टेनेबल करना चाहिए। वो कभी हम सॉल्यूशन वाले टॉपिक में देखेंगे, समझ गए? तो इसका क्या मतलब, हमें डेवलपमेंट को रोक देना चाहिए? नहीं, डेवलपमेंट को कैसे आप रोक सकते हैं? यदि आप माउंटेन, आप देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसको सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आपका जो एशिया के अंदर कंपटीटर कौन है? चाइनीज है, चाइनीज है। अब इस चाइनीज कॉम्पिटिटर के लिए आपको माउंटेन रीजन रीजन के अंदर आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप यदि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड के बॉर्डर हो गया या हिमाचल का बॉर्डर है, उस पर यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, तो आपकी आर्मी की मूवमेंट कैसे होगी? कल ही चाइना आ जाएगा, इसको क्लेम कर लेगा, ये हमारा है, यहाँ पे पर मेरा है। आपके पास ये रोड ही नहीं रहेगा, आपके पास हाईवे ही नहीं रहेगा, तो आप मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एसेंशियल है इस रीजन के लिए, एसेंशियल है इस रीजन के लिए। तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको प्रॉपर जियोलॉजिकल स्टडी के बाद, आपको प्रॉपर जियोलॉजिकल स्टडी के बाद, जो भाई किस रीजन में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, किस रीजन का जो माउंटेन है सो मोर स्ट्रांगर है और मोर स्टेबल है, किस रीजन में अनस्टेबल है, इसको प्रॉपर जियोलॉजिकल स्टडी होने के बाद फिर आप प्रॉपर सस्टेनेबल वे के थ्रू आप कर सकते हैं। वो हम आप कभी बाद में देखेंगे सॉल्यूशन वाले फैक्ट चीज़ में, ठीक। तीसरा चीज़ जो आता है, थर्ड जो आता है, आपको इस पे बहुत ज़रूरी वर्क करने की ज़रूरत है। क्या? एक तो हो गया माउंटेन का इकोनॉमी, माउंटेन इकोनॉमी, इकोनॉमी देखिए, माउंटेन का जो इकोनॉमी होता है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट होता है, बाय एंड लार्ज टूरिज्म पे डिपेंडेंट होता है। कुछ यदि आप हिमाचल में देखेंगे तो वहाँ पे फुटलूज इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, ये सब है। लेकिन टूरिज्म का बहुत ज़्यादा रोल होता है जीडीपी के अंदर, मैक्सिमम अप्रॉक्स 40 to 50%। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब देखिए, इस टूरिज्म को आपको सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। यदि टूरिज्म को आप बढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको क्या, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रोड की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड क्या पड़ेगा उसके बाद? रेल। उसके बाद रेल पड़ेगा, रोड पड़ेगा। उसके बाद क्या हो सकता है फिर? तीसरा आपका होटल हो गया, होटल हो गया। उसके बाद रेस्टोरेंट हो गया। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको टूरिज्म के लिए चाहिए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अ, इस इंफ्रा को डेवलप करने के लिए फिर आप क्या करेंगे? जो आपका माउंटेन है, जो उसका नेचुरल कंडीशन है, उसमें अनस्टेबिलिटी लाएंगे। लेकिन देखिए, ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबल वे के थ्रू करने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये एक ओवरव्यू है। अभी हम कभी जब हम नेक्स्ट में आएंगे तो हम फिर उसको देखेंगे कि भाई टूरिज्म को किस तरह से सस्टेनेबल बना के आप कर सकते हैं, जिसमें माउंटेन रीजन के अंदर वल्नरेबिलिटी भी नहीं आए, वहाँ पे कोई किसी भी तरीके की डिजास्टर भी नहीं आए, और वहाँ की इकॉनमी भी स्मूथली वर्क करे। और सेकेंड देखेंगे, मानसूनल पूरे पैटर्न को देख सकते हैं। तो थर्ड
थर्ड देखेंगे जो है माउंटेन रीजन के डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस किस कौन से पॉलिसी को हम लेके आगे बढ़े जो वहाँ के डेवलपमेंट हो और वहाँ के वल्नरेबिलिटी और वो जिस तरह के डिजास्टर या इस तरह से फ्लैश फ्लड या ये सब आता है उसको रोका जा सके। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।